क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा हम अपना जो चैप्टर कर रहे थे दैट वाज मनी। मनी के अंदर हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ ली थी, बार्टर सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम आगे चैप्टर खत्म करते हैं। तो हार्डली हमारा 15 से 20 मिनट का चैप्टर रह गया, बहुत छोटा चैप्टर था। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। बेटा कल हमने मनी सप्लाई पढ़ा था और मनी सप्लाई के अंदर हमने ये देखा था कि मनी सप्लाई का मतलब है कि एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके हाथ में कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। अब उसको मेजर कैसे करेंगे? पैसे का मतलब कैश है, डिपॉजिट्स हैं, क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है? तो बेटा हम इसको मेजर करने के लिए चार एस्पेक्ट्स लेते हैं। तो M1, M2, M3, M4। आपको इन चारों का नाम याद रखना है और जो इनके कंटेंट हैं वो सिर्फ M1 के हमारे सिलेबस में है, M2, M3, M4 के सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि हम मनी की सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, तो आप उसमें नाम चारों लिखकर आएंगे, M1, M2, M3, M4। लेकिन डिटेल आपसे वो सिर्फ किसकी पूछेगा? M1 की पूछेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। Measurement of money supply. There are number of assets which serves as money. Money बहुत सारी चीजें, चेक है, ठीक है, आपके टर्म डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो क्या क्या इंक्लूड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? द प्रॉब्लम इज व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन द सप्लाई ऑफ मनी. The basic measure of money supply includes those assets which can be directly used for the transaction. It is known as transaction money. वो चीजें, वो ऐसी चीजें, एसेट्स जिनको हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या हो गया? ट्रांजेक्शन मनी हो गया। और नॉर्मली हम मनी सप्लाई में वही इंक्लूड कर कर चलते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं, हम अगर एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हैं देन वी आर हैविंग फोर ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी। ठीक है, कौन कौन सा? M1, M2, M3, M4। ये सिलेबस में नहीं है बट नाम याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा तो याद करते हैं, आइए साथ में। C, DD, OD। ठीक है, इसको राइम बनाने के लिए मैं क्या बोलती हूँ? CCDD OD। C की जगह CC बोल देती हूँ, तो इट विल बी अ राइम CCDD OD। राइट, अब CCDD OD में क्या क्या इंक्लूड होगा देखिए। M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहला C का मतलब करेंसी। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट। यानी आप लोगों के पास जो करेंसी रखी है सबसे पहले वो आएगी M1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, जिनको आप डिमांड करके बैंक से पैसा निकाल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। तो हमने सीसी पढ़ लिया, डीडी पढ़ लिया, ओडी में क्या आएगा? ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट। सबसे पहला डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका पैसा जो आरबीआई के पास जमा है और जिसको वो क्या कर सकते हैं? कभी भी निकाल कर यूज कर सकते हैं। पहला तो वो हो गया। दूसरा क्या आएगा बेटा? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, यानी हमारी आरबीआई के पास अगर बाहर के किसी भी सेंट्रल बैंक का या बाहर की गवर्नमेंट का पैसा जमा है, वो भी अदर डिपॉजिट्स में आएगा, मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। तीसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें ओडी के अंदर आएंगी, जो बेसिकली क्या है? आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, किस किस का? हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बाहर वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बाहर वाली गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का। तो ये तीनों भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई M1 आपको याद रखनी है अच्छे से। इतना समझ आ गया तो हम की हो गई बात। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा वो ध्यान रखिएगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? हमने तो पहले ओडी के अंदर या सीसी या डीडी के अंदर वो चीज पढ़ी जो इंक्लूड होनी है, बट क्या इंक्लूड नहीं होगा? बेटा आपको याद है, प्रोड्यूसर वाला जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या है उसके अंदर? डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास है,
सबसे पहले वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही प्रोड्यूसर है। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, यानी जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो पैसा डिपॉजिट है आरबीआई के पास वो भी इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन आता है दीदी यहाँ पर तो लिखा था, बेटा यहाँ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बैंकिंग वाले तो इंक्लूड होगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, राइट। अच्छा, उन्होंने डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन आपको दोबारा दे दी ताकि आप दोबारा इसको समझ लो। क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट्स आर एनी डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच a check can be withdrawn or issued. These deposits are payable on demand. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऐसे डिपॉजिट जो डिमांड पर पैसा निकाला जाए, यानी मैंने उनसे पैसा मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया विदाउट एनी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। समझ आ गया? 100% पूरा टॉपिक समझ आ गया तो 100% लिखिए बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो हमने अभी तक टॉपिक किया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चों को डाउट होते हैं तो ये मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख कर रख लिए हैं। कहता है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला आया, वाई पीपल होल्ड नोट्स एंड कॉइन्स व्हेन इट इज क्लियर दैट इंट्रिंसिक वैल्यू of notes and coin is always almost negligible. Intrinsic value का मतलब मनी, जो उसका कमोडिटी है उसकी वैल्यू, यानी आपके पास अगर 2000 रुपए का नोट है, आप उसको इतना संभाल के क्यों रखते हो जब आपको ये पता है कि इस पेपर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, फिर भी आप संभाल के क्यों रखते हो? क्यों रखते हो बेटा, आंसर बताइए। क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं और बैंकिंग सिस्टम ने करे हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों आ जाएगा, इसीलिए क्या है, और जो आरबीआई इशू करता है वो गारंटी कौन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की गारंटी है, दैट इज वाई, और गवर्नमेंट हमारी अथॉरिटी बेसिकली क्या है, वही सारे काम करते हैं, इसीलिए हम उस पेपर नोट को और कॉइन्स को संभाल कर रखते हैं even when the intrinsic value is negligible, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर लीगल टेंडर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो आपको पता है कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन से करती है? कॉइन्स एंड करेंसी, ठीक है। लेकिन अदर कौन है? बैंकिंग सिस्टम, जिसके अंदर आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों आ जाते हैं। आरबीआई क्या इशू करती है? नोट्स। नोट्स कौन से? अदर देन 1 रुपी। और कमर्शियल बैंक क्या करता है? डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है, यानी मनी को क्रिएट करता है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई पीपल एक्सेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, एक्सेप्ट चेक्स टू सेटल ट्रांजेक्शन इवन व्हेन दीज आर नॉट लीगल टेंडर। बेटा, हम चेक वगैरह बहुत यूजुअली यूज करते हैं, जबकि हमें पता है दिस इज नॉट अ फिएट मनी, दिस इज अ फिड्यूशरी मनी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा वो बेसिकली जो पूरे कमर्शियल बैंक का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यानी जो उसकी फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई ये इंश्योर करता है कि किसी बंदे के साथ नाइंसाफी ना हो, तो इसीलिए बेटा हम चेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। देखिए क्या कहता है उसका आंसर, trust money, because this is a trust money. Trust money in banking system. This further enforced by the RBI, which regulates and monitors the operation of the commercial bank. आपको पता है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, अगर मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, मान लीजिए मैंने आपको एक चेक दिया 5000 रुपए का, राइट। उस 5000 रुपए का चेक आपने अपने बैंक में जमा कराया और वो चेक बाउंस हो गया। बेटा अगर आप चाहते हैं तो मुझे 6 महीने की जेल करवा सकते हैं, ये नेगोशिएबल एक्ट के अंदर सेक्शन है कि अगर किसी भी बंदे का चेक बाउंस होता है तो 6 महीने की जेल हो सकती है। हो सकती है कब? जब आप मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तब, ठीक है। तो यानी आप मतलब ये दिस इज अ वेरी बिग पनिशमेंट, ठीक है, क्योंकि आप ट्रस्ट के ऊपर वो चेक ले रहे हैं। तो इस तरीके से ही आरबीआई क्या करती है, आरबीआई और गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसमें लोगों का ट्रस्ट बना रहे। क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो आप ऑलरेडी उससे मतलब वो आपको पता है और हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हु सप्लाइज मनी, यानी मनी सप्लाई कौन करता है? तो बेटा गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक हमारा करता है, आरबीआई करता है, और कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, ये तो अभी बताया था, बस वही यहाँ पर रिपीट हो गया। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? आइए पढ़ते हैं डिटेल में। गवर्नमेंट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इशू करती है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इशूज द 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स एंड दीज आर द करेंसी ऑफ इंडिया, राइट। उसके अलावा अदर नोट्स 5, 10, 100, 500, 200, 2000, ठीक है, 20, इसके अंदर जो मिसिंग है, ये सब कौन इशू करती है बेटा? ये इशू करती है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज अदर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व। बेटा जब भी आरबीआई अपना नोट इशू करती है तो उसको कुछ ना कुछ अपने पास बैकअप रखना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड पैसा इशू कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, बिना सपोर्ट के, बिना रिसोर्सेज के अगर आप पैसा इशू करेंगे ना, तो आपके मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू हमें मेंटेन करके रखनी है भाई, पैसा तो कागज है, आप कितना भी इशू कर दो, मेन है हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू करती है, दैट मस्ट बी बैक्ड अप बाय द सम रिजर्व। कौन कौन से रिजर्व है देखिए, मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। आउट ऑफ 200 करोड़ मिनिमम गोल्ड रिजर्व मस्ट बी 115 करोड़। 200 करोड़ का आपको गोल्ड और सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी, और 200 में भी 115 कम से कम क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? वो मनी क्रिएट करते हैं डिपॉजिट्स को घुमाकर। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यानी चेकेबल डिपॉजिट। समझ आ गया सप्लायर्स ऑफ मनी के बारे में? तो थम्स अप कीजिए। दो टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिकली डेफिनेशंस हैं, जो आपको शायद पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए मैंने नोट्स के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया। कौन कौन सी डेफिनेशन है? एक तो बैंक मनी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड दिस इज हाई पावर्ड मनी, राइट। हाई पावर्ड मनी का मतलब आप ये पैसा यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? तो आइए बेटा, ये जस्ट एक डेफिनेशन बना दी गई है कि हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आएगा। इसके अंदर एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक आएगी, जो लोगों के पास पैसा है वो। दूसरा, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। वॉल्ट कैश आपको याद है, मैंने आपको करवाया था, जो एक्सेस ऑफ पैसा वो रिजर्व रखते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने कहा था कि आपको एलआरआर रखना है 8%, बट एक कमर्शियल बैंक क्या कहता है कि नहीं यार, मैं तो सेफर साइड 10% रख लेता। तो 8% इज द मैंडेटरी एंड 2% इज वॉलेंट्री। सो दिस इज द वॉल्ट कैश। तो जो वॉल्ट कैश रिजर्व वो रखते हैं वो, प्लस जो वो एलआरआर रखते हैं आरबीआई के पास वो, ये तीनों चीजें मिलकर, एक तो पब्लिक का पैसा, एक आरबीआई के पास जो रिजर्व रखा है वो, और जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास एज अ वॉल्ट कैश रख लिया, दैट इज नोन एज हाई पावर्ड मनी। ठीक है, सो दिस इज अ डेफिनेशन, आपको ये लर्न करनी है। ये समझ आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अच्छा बेटा, ये हाई पावर्ड मनी के दो नाम और हैं, याद रखिएगा। इसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं और बेस मनी भी बोलते हैं। सो हाई पावर्ड मनी के दो नाम और हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब ऐसा पैसा, ऐसा फ्लो ऑफ मनी जो कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया है, दैट इज बैंक मनी, राइट। क्या कहता है देखिए, it refers to the credit created by the banks. It is in the form of demand deposit or checkable deposit with the banks. ठीक है, तो जो पैसा वो घुमाते हैं, दैट इज दी बैंक मनी, जिससे आपकी फ्लो ऑफ मनी, जितना पैसा होता है उससे ज्यादा फ्लो बन जाता है। तो जो फ्लो क्रिएट किया है, दैट इज दी बैंक मनी। समझ आया तो थम्स अप कीजिए।